बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर। आज हम बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड क्वेटा के चैप्टर 10 थर्मोडायनामिक्स के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ परफेक्ट थर्मल इक्विलिब्रियम। परफेक्ट थर्मल इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन है। तो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट परफेक्ट थर्मल इक्विलिब्रियम में उस वक्त होता है जब दो बॉडीज इन कांटेक्ट हों, इन थर्मल कांटेक्ट हों और ट्रांसफर ऑफ हीट की कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। यानी कि व्हेन टू बॉडीज आर इन थर्मल कांटेक्ट, जब दो बॉडीज थर्मल कांटेक्ट हों यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हों एंड देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, और उनके दरमियान हीट ट्रांसफर ना हो रही हो, कब, बिटवीन देम, एंड बोथ बॉडीज हैव सेम टेम्परेचर, और कब हीट ट्रांसफर नहीं हो रही होगी, जब दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो जाए। नॉर्मली तो एक बॉडी हॉट और दूसरी बॉडी कोल्ड होती है, तो उनमें जो हीट है वो ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन जब दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाए तो उसमें हीट ट्रांसफर नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हुआ, उनका टेम्परेचर सेम है बॉडीज का, इस वजह से हीट ट्रांसफर नहीं होगी, और इसको हम क्या कहेंगे कि वो बॉडीज परफेक्ट थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज द अर्थ नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सन। अर्थ थर्मल इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं है सन के साथ। तो इसकी रीजन क्या है, जो सन है वो कंटिन्यूअसली अपनी रोशनी और अपनी जो हीट है वो जमीन की तरफ फेंक रहा है। अर्थ थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। सन, अर्थ जो है ना वो सन के मुकाबले में बहुत छोटी है, और दूसरी बात दूर भी काफी ज्यादा है। मैंने थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में आपको क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट्स इन थर्मल कांटेक्ट होने चाहिए। तो यहाँ पर पहली बात तो ये कि अर्थ और जो सन है वो इन थर्मल कांटेक्ट नहीं है, और दूसरी बात जो नेट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है सूरज का जमीन की तरफ वो भी सफिशिएंट नहीं है। तो इस वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पर जाकर अर्थ और सन का टेम्परेचर इक्वल हो जाए, वो टेम्परेचर गेन हो ही नहीं सकता सूरज की मदद से। क्योंकि आप देखें तो दिन के टाइम अगर सूरज अपनी हीट पहुंचा रहा है अर्थ को, तो रात होती है तो फिर वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है जमीन, फिर अगले दिन फिर सूरज उसको हीट अप करता है। तो ये हो सकता था उस वक्त जब कंटिन्यूअसली सूरज की रोशनी पड़ती रहती जमीन पर, और दूसरी बात सूरज इन कांटेक्ट होता विद द अर्थ, तो तब ऐसा पॉसिबल था कि सन जो है वो इन थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाता अर्थ के साथ। लेकिन एक तो काफी दूर है, दूसरा वो अर्थ का टेम्परेचर तकरीबन 6000 डिग्री तक ले जाने में वो काफी नहीं है। तो इस वजह से अर्थ और सन आपस में इन थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम, इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है। तो इस जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है यानी कि सिस्टम की वजह से वर्क डन किया जाता है, तो उस वक्त हम वर्क को नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। और इसकी वजह क्या है कि जब सिस्टम वर्क करेगा तो वो एनर्जी लॉस करेगा और उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। और अगर वर्क पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है कि वर्क डन जो है ऑन दी सिस्टम हो रहा है, यानी कि वर्क डन सिस्टम पे किया जा रहा है। नेगेटिव में सिस्टम वर्क डन कर रहा था और यहाँ पर वर्क डन सिस्टम पे किया जा रहा है, तो इस केस में जो हीट है वो सिस्टम अब्सॉर्ब करता है, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन विच प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। किस प्रोसेस के तहत इंटरनल एनर्जी सिस्टम की कांस्टेंट रहती है। तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम की डिपेंड कर रही होती है टेम्परेचर पे। तो जो आइसोथर्मल सिस्टम है उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इस वजह से जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की वो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5,
विच वेरिएबल रिमेन्स कांस्टेंट इन एडियाबैटिक प्रोसेस? एडियाबैटिक प्रोसेस में कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट रहता है? तो एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट ना तो सिस्टम में एंटर होती है और ना ही सिस्टम को लीव करती है। तो इसका मतलब ये है कि जो सिस्टम का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई द कर्व ऑफ एडियाबैटिक इज स्टीपर देन आइसोथर्मल प्रोसेस? जो एडियाबैटिक कर्व होती है, जो कर्व है किसकी, एडियाबैटिक प्रोसेस की, वो स्टीपर होती है आइसोथर्मल प्रोसेस की निस्बत। इसकी रीजन क्या है? तो एडियाबैटिक प्रोसेस एक फास्ट प्रोसेस है आइसोथर्मल की निस्बत। जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो चेंज होता है फास्टर रेट पे। तो इस वजह से जो कर्व है एडियाबैटिक प्रोसेस की वो स्टीपर होती है आइसोथर्मल की निस्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, why the measurement of molar specific heat is being preferred than specific heat? मोलर स्पेसिफिक हीट जो मेजरमेंट है वो प्रेफर की जाती है स्पेसिफिक हीट की निस्बत। तो इसकी रीजन क्या है? measurement of molar specific heat is being preferred than specific heat because the molar specific heat of different substance has same number of molecules। जो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है डिफरेंट सब्सटेंस के लिए उसमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए 1 सेंटीग्रेड पे वो सेम होती है स्पेसिफिक हीट में। 1 kg क्या है कि the measurement of molar specific heat is preferred than specific heat because the molar specific heat of different substance has same number of molecules. Therefore, amount of heat required to increase in temperature through 1 centigrade is same, while in specific heat 1 kg of different substance has different number of molecules and heat required to increase its temperature through 1 centigrade in different। यानी कि मोलर, जब हम बात कर रहे थे मोलर स्पेसिफिक हीट की, तो वहां पे डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए डिफरेंट मटेरियल्स के लिए सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितना टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड तक इंक्रीज करने के लिए वो सेम रहती है। जबकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में 1 kg डिफरेंट सब्सटेंस का अगर हम लें और उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं तो जो हीट रिक्वायर्ड होगी उसका टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए वो डिफरेंट होगा। फर्क कहाँ पे आ रहा है? इसमें सेम था और इसमें डिफरेंट था। दैट इज वाई मोलर स्पेसिफिक हीट इज प्रेफर्ड देन स्पेसिफिक हीट। तो जाहिर सी बात है जो डिफरेंस आ रहा है वो हमें ज्यादा डिफ्रेंशिएट करके बताएगा वैल्यू को। तो इस वजह से जो मोलर स्पेसिफिक हीट है वो प्रेफर की जाती है स्पेसिफिक हीट की निस्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, why molar specific heat at constant pressure is greater than molar specific heat at constant volume? जो मोलर स्पेसिफिक हीट है कांस्टेंट प्रेशर पे वो ज्यादा होती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की निस्बत। तो जब गैस को हम हीट करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे तो गैस एक्सपेंड कर जाती है उसके इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाने की वजह से। गैस को हम हीट अप करेंगे, हीट अप करने से क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे जब उसको हीट अप किया है तो जो गैस है वो एक्सपेंड कर जाएगी क्योंकि उसके काइनेटिक जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। जब वो एक्सपेंड करेगी तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है वो बेसिकली क्या है, इंटरनल एनर्जी है जो कि इंक्रीज हुई है। वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इंक्रीज कर जाएगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली वॉल्यूम सिस्टम का इंक्रीज करेगा। देयरफॉर इट रिक्वायर्ड मोर हीट टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। तो उसको ज्यादा हीट चाहिए होगी टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। Whereas the system at constant volume required less energy to increase the temperature। जबकि जो सिस्टम होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे उसको कम एनर्जी चाहिए होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। इसी वजह से Cp ग्रेटर देन Cv, यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन मोलर स्पेसिफिक हीट एट वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या डिफरेंस है? तो रिवर्सिबल प्रोसेस रिवर्स हो सकता है, इरिवर्सिबल रिवर्स नहीं हो सकता। कैसे?
इनकी प्रॉपर डेफिनेशन और एग्जाम्पल देखते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कम बैक कर जाता है इनिशियल फॉर्म में, अगर हम उसकी कंडीशंस को रिवर्स कर दें तो उसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। जैसे वाटर को फ्रीज किया जाता है तो उससे वो क्या बन जाती है, आइस। पानी को अगर हम फ्रिज में रखें तो वो यानी कि उसका टेम्परेचर हमने कम कर दिया तो वो क्या हो गया, आइस बन गया। अब दोबारा हम इसको रिवर्स करें, कंडीशंस इसकी रिवर्स कर दें कि आइस को हम मेल्ट करें तो मेल्ट करने से वो पानी बन जाता है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस था जो रिवर्सिबल था। दूसरी जो हमारे पास है वो इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो रिवर्स नहीं हो सकता। जैसे कि अगर लकड़ी को जला दिया जाए तो पीछे राख बन जाती है। अब हम राख को दोबारा इकट्ठा करके लकड़ी नहीं बना सकते, या पेपर को आप जला दें तो पेपर जलने के बाद राख बन जाता है, तो वहां से हम दोबारा से वो पेपर नहीं बना सकते। तो ये हमारे पास रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं, इनका डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, why the construction of a heat engine with 100% efficiency is impossible? हीट इंजन 100% एफिशिएंसी के साथ इम्पॉसिबल क्यों है? जो कंस्ट्रक्शन होती है हीट इंजन की 100% एफिशिएंसी के साथ, वो इम्पॉसिबल है। उसकी रीजन क्या है कि 100% एफिशिएंसी के लिए टेम्परेचर जो है सिंक का वो 0 डिग्री केल्विन होना चाहिए, जबकि ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी कि हम जितनी उसको इनपुट दे रहे हैं वो हमें उतनी ही आउटपुट दे, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता, क्योंकि कुछ एनर्जी साउंड एनर्जी में वेस्ट हो जाती है, कुछ हीट एनर्जी में वेस्ट हो जाती है। तो इस तरह करके जितनी हम इसको इनपुट दे रहे होते हैं उतनी हमारे पास आउटपुट नहीं आ रही होती। तो 100% एफिशिएंसी के साथ हीट इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर? हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर में क्या फर्क है? तो जो रेफ्रिजरेटर है वो रिवर्स्ड फॉर्म है हीट इंजन की, यानी कि रेफ्रिजरेटर वर्क करता है, जो वर्क होता है रेफ्रिजरेटर में, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। जो वर्क हो रहा होता है वो सिस्टम पे हो रहा होता है, जबकि हीट इंजन में वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, ये दो अलग चीजें हैं। तो रेफ्रिजरेटर में वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा होता है, जबकि हीट इंजन में वर्क डन बाय द सिस्टम है। Heat engine converts mechanical energy into heat energy, whereas a refrigerator converts mechanical energy into heat energy. जो हीट इंजन है वो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में, जबकि रेफ्रिजरेटर जो है वो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ कैन अ कार्नेट साइकिल बी कंप्लीटेड? कार्नेट साइकिल को कैसे कंप्लीट किया जा सकता है? तो कार्नेट साइकिल बेसिकली एक रिवर्सिबल प्रोसेस है जो कंप्लीट करता है वन साइकिल 4 स्टेप्स में। उनमें से 2 स्टेप हमारे पास होते हैं एक्सपेंशन के और 2 होते हैं कंप्रेशन के। तो जो इसके स्टेप्स हैं या स्टेजेस हैं, सबसे पहले हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन आती है अंडर हीट इनपुट Q1, और दूसरा हमारे पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। ये आप डिटेल से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये हीट इनपुट Q1 क्या है, टेम्परेचर जो फॉल करता है T1 से T2 की तरफ वो क्या है, Q2 एग्जॉस्टेड, और ये सारी चीजें आपको वहां से समझ आएंगी। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन अंडर हीट इनपुट Q1, यानी कि इसको इनपुट Q1 दी जाएगी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा। सेकंड स्टेज में एडियाबैटिक एक्सपेंशन है जिसमें टेम्परेचर फॉल करेगा T1 से T2। आइसोथर्मल एक्सपेंशन कंप्रेशन है स्टेज 3, इसमें Q2 एग्जॉस्ट होगी, और स्टेज 4 एडियाबैटिक कंप्रेशन है जिसमें इंक्रीज होगा टेम्परेचर T2 से T1 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट डू यू नो अबाउट द हीट डेथ? हीट डेथ से क्या मुराद है? हीट डेथ से मुराद ये है कि हमारे जो यूनिवर्स है, वो यूनिवर्स इस स्टेज तक पहुंच जाए कि मैक्सिमम एंट्रोपी हो। मैक्सिमम एंट्रोपी से मुराद ये है कि जितनी भी अवेलेबल एनर्जी है, अवेलेबल एनर्जी से मुराद आप यूं समझ लें कि जो हॉट सोर्सेज हैं वो सारे के सारे मूव कर जाएं लेस एनर्जी की तरफ,
यानी कि कोल्डर सोर्स की तरफ। हॉट सोर्स से सारी एनर्जी अपनी किधर चली जाए, कोल्ड सोर्स की तरफ, तो क्या हुआ, टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। थर्मल इक्विलिब्रियम में आने के बाद अब मजीद कोई वर्क नहीं हो सकता यूनिवर्स में, यानी कि हीट अप ट्रांसफर होने का सीन रहा ही नहीं। क्यों नहीं रहा? क्योंकि हॉट सोर्सेज की जितनी भी एनर्जी थी वो सारी की सारी कोल्ड सोर्सेज को मुंतकिल होती रही, तो सब कुछ इक्वल हो गया, टेम्परेचर जो था वो इक्वल आ गया। जब टेम्परेचर इक्वल हुआ तो उसका मतलब क्या है कि इसको हम हीट डेथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, What will be the work done by a system when its hot and cold reservoir are at same temperature? वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा जब उसका हॉट और कोल्ड रिजर्वायर सेम टेम्परेचर पे हो? तो जब हॉट और कोल्ड रिजर्वायर सेम टेम्परेचर पे हो तो सिस्टम कोई भी वर्क नहीं कर रहा होता, क्योंकि वही बात आ गई कि हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर सेम टेम्परेचर से मुराद, तो फिर उनको हॉट और कोल्ड नाम देने की भी जरूरत नहीं, दोनों का टेम्परेचर सेम है, ना तो हीट इनपुट जा रही है और ना आपको सिंक की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्क डन होगा सिस्टम की वजह से वो जीरो होगा। नेक्स्ट, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन यही था। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे। मजीद आप कोई भी सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। थैंक यू।